हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने जा रही है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, तो उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे। क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है। इसमें भी हम कई सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, कई सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिससे कि सारे क्वेश्चंस जो भी इतने भी आपके एग्जाम में आएंगे सब आपके हो पाएँ, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी के वो सब आपको समझ में आ पाएँ। तो गाइस बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और आर सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड में प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने ये आर सचिवालय का बैच ज्वाइन कर लिया तो इससे उनकी किसी भी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। जो एग्ज़ाम का लेवल है वो लगभग एक जैसा है, चाहे वो अपर पीसीएस की बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें, प्रीलिम्स की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर आर का हो। कंटेंट इसी तरह से दिया जा रहा है, सभी कंटेंट को इस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपके एग्जाम में, चाहे आप अपर पीसीएस के एग्जाम में बैठें, यूपी के एग्जाम में बैठें या उत्तराखंड के एग्जाम में बैठें, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप सभी एग्जाम्स में सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ पाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कई सारी चीज़ें देख चुके हैं। ये चैप्टर 1 हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ दी एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर हम देख रहे थे, एयर के बारे में पढ़ रहे थे, और एयर में हमें ये देखना है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वायुमंडल की जो संरचना है वो किस तरह से हुई है। तो धरती पे जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, और अगर हम ज़मीन से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे और सबसे ऊपर तक जाएंगे, तो ये 5 आते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर जिसको शोभ मंडल कहते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल कहते हैं, मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल होता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है, और एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल होता है। तो 5 मंडल हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल, या फिर इंग्लिश में कहें तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर। तो इनकी फ़ोटो देख लेते हैं, यहीं से हमें समझ में आ जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो नीचे से देखते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, तो ये शोभ मंडल है, और फिर ये ट्रोपोपोज होता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लाइन होती है जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर रुक गया है, यानी कि शोभ सीमा है। और इसी में शोभ मंडल में हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद फिर बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमें ओजोन देखने के लिए मिलती है, और यहीं पे एरोप्लेन भी उड़ते हैं। तो यहाँ से स्पीकर साहब ये समझ सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो आपको कहाँ उड़ते हुए मिलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। उसके बाद आप स्ट्रेटोस्फेयर के बाद देखेंगे तो स्ट्रेटोपॉज आता है। अभी ये लाइन किस चीज़ की जा रही है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप उसे ये देखो, पहले आप सिर्फ लेयर्स देख लीजिए। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोपॉज आता है, यानी कि समताप सीमा आती है। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीजोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। फिर ये मीजोस्फेयर चलेगा, फिर मीजोपॉज आ जाएगा, ये मध्य सीमा हो गई, करीब करीब 80 से 90 किलोमीटर की हाइट है। फिर थर्मोस्फेयर आता है जिसको बाह्य वायुमंडल कहते हैं, और फिर एग्जॉस्फेयर है यानी कि इसको बहिर्मंडल कहते हैं। तो इस तरह से करके ये 5 मंडल हैं या 5 स्फेयर्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर्स अगर आप देखेंगे तो ये लाइन इस तरह से कुछ जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई में जाएंगे तापमान कम होता चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तापमान एक जैसा रहेगा, फिर यहाँ से तापमान वापस बढ़ना शुरू होगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा स्ट्रेटोस्फेयर में कि ऊपर जाते जाते तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे जाके वापस तापमान एक जैसा रहेगा, फिर तापमान कम होता चल जाएगा और कम होगा तापमान, यहाँ पे ऊपर माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। और फिर थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर में आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा।
ये वो जगह है जब आप एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि मीटियोर वगैरह जो भी बाहर से कोई चीज़ें आती हैं वो जल जाती हैं, या जो कल्पना चावला थी जो स्पेस साइंटिस्ट थी, भारत की साइंटिस्ट थी, उनकी जो डेथ हुई थी वो भी यहीं पे जब वो आई थी, जब वो उनका प्लेन या जो रॉकेट था जब वो एंटर किया था वो यहीं पे जल गया था। तो यही चीज़ें हैं जहाँ से एग्जॉस्ट फेयर से जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो हमने 5 लेयर्स देख ली हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर। और यहाँ पर जो ये लाइन है, ये लाइन टेम्परेचर की है, जो डिनोट कर रहा है कि टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पे घट रहा है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर कहाँ पे घट रहा है और कहाँ पे बढ़ रहा है। फिर बात आती है ट्रोपोस्फेयर के, देखें तो दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर की लेयर यही है, क्योंकि जो सभी जीवों का, इंसानों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का जो जीवन है वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ही चलता है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? मात्र 13 किलोमीटर की। तो 13 किलोमीटर ऊंचाई तक ये हमको मिलता है। और यहीं पे 8,848 मीटर या 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पे कौन है? माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तो वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। अब जो हवा जो हम सांस लेते हैं वो हवा जो है वो इसी आपको जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है यहीं पे आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना, जैसे कि बारिश होती है, फॉग होता है, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले पड़ते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर के बाद ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर आती है। इसमें क्लाउड्स नहीं होते, बादल वगैरह इसमें कुछ नहीं होते। तो ये बिल्कुल क्लियर स्काई होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेन्स को उड़ने के लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है। तो प्लेन्स ज़्यादातर यहीं पे उड़ते हैं। तो दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो आइडियल कंडीशन है वो यही है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझना ज़रूरी है कि एक इंपॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फेयर का ये है कि जो ओजोन गैस की जो परत है वो इसी लेयर में है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही है। फिर बात आती है मीजोस्फेयर की। तो दिस इज़ द थर्ड लेयर, ये तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है और ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। मीटेओराइट्स जो बर्न हो जाते हैं वो स्पेस से जब एंटर करते हैं, यानी कि जब धरती में एंटर करते हैं, जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं जब वो धरती पर एंटर करते हैं तो इसी लेयर में जाके वो जलकर ख़त्म हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। और आयनोस्फेयर वो पार्ट है, यानी कि जो आयनोस्फेयर है वो थर्मोस्फेयर की जो लेयर है उसी का पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर ऊंचाई तक यही रहता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। यही वो लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है और यही वो लेयर है जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं धरती पे वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। फिर बात आती है एग्जॉस्फेयर की, जो सबसे ऊपर की लेयर है, अपर मोस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, उसको हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ही थिन एयर होती है, मान के चलिए कि ना के बराबर यहाँ पे एयर होती है। लाइट गैसेज जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो फ्लोट करती है स्पेस में फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीलियम, हाइड्रोजन जो कि बहुत ही लाइट गैसेज हैं वो यहाँ पे स्पेस में तैरती रहती हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, अब देखिए दो शब्द हैं, कभी हम वेदर यूज़ करते हैं, कभी हम क्लाइमेट यूज़ करते हैं, यानी कभी हम मौसम यूज़ करते हैं और कभी हम जलवायु यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है वेदर में और क्लाइमेट में, कब हमें वेदर बोलना चाहिए और कब हमें क्लाइमेट बोलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। देखिए वेदर जी जो होता है वो वेदर वो डेली का हो सकता है, जो डेली चेंज होता है, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हो सकता है। हम देखते हैं कि न्यूज़ में आता है, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि भाई अभी बारिश होने वाली है, क्या धूप निकलनी है, बर्फ़ पड़ने वाली है, तो ये सब वेदर फोरकास्टिंग होता है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट का मतलब ये है कि किसी भी जगह का कोई भी जो तापमान हो या वहाँ पे बारिश का तरीका हो, बर्फ़ पड़ने का तरीका हो या वहाँ पे ऋतुएं आने का तरीका हो, वो 20-25 साल 30 साल से एक जो लगातार पैटर्न पे चल रहा है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हम इस टाइम पे हम वेदर चेंज ना बोल के क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोल रहे हैं? वो जलवायु परिवर्तन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर कुछ भी 20-25 साल के लंबे समय काल में जो भी चेंज आएगा धरती पे, तो उसके वजह से धरती के जो ऊपर जैसे हम लोग रह रहे हैं, प्लांट्स पौधे हैं, उसके बाद फिर एनिमल्स हैं, तो उन सब पे बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जो वेदर है वो क्या है? वो आवर टू आवर, यानी कि हर घंटे दर घंटे में, दिन प्रतिदिन में जो भी एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं वो वेदर के अंदर आती हैं।
हम कह सकते हैं कि अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। एक गर्म मौसम हो सकता है उस टाइम पे, या एक ह्यूमिड यानी कि बहुत ज़्यादा उमस भरा एक मौसम हो सकता है, तो उससे हमें दिक्कतें हो सकती हैं। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर में टेक वन चीयरफुल। मान लेते बहुत ही सुहाना मौसम है, इसको प्लेजेंट वेदर कह रहे हैं, तो उससे आप सब लोग खुश हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि हम आउटिंग पे जाएं, घूमने फिरने जाएं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। अब वेदर जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो सकता है हर रोज़ यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से। However, average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place। अब मान लेते हैं यही एवरेज वेदर कंडीशन अगर हम बहुत लंबे समय काल के लिए देखें, किसी एक जगह के लिए बहुत लंबे समय का देखें, तो वो हमें क्या दे देगा, वो वहाँ का हमें क्लाइमेट दे देगा। अर्थ रिसीव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझिए कि अर्थ जो है वो रिसीव करता है ओनली वन इन, अब देख सकते हैं कितने सारे पार्ट्स हैं, 2 के आगे 9 जीरो हैं, 9 जीरो का मतलब ये हो गया कि 2 करोड़, 10 की पावर 9, तो 200 करोड़ हो गया ये। तो इतने करोड़ पार्ट जो है सन की एनर्जी का, उससे एक सिर्फ हमको मिलेगा, यानी कि एक पार्ट मिलेगा, यानी कि सन इतनी एनर्जी छोड़ता है, उसमें से मात्र एक हिस्सा जो है धरती पे आता है। बाकी सन का जो पूरा जो सन की एनर्जी है, वो पूरी जो हीलियोस्फीयर है, सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, भी 4-5 वीडियोस के थ्रू कवर किया गया है उसको, सन और सोलर सिस्टम को, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको जरूर कवर कर लीजिएगा। सारी वीडियोस जो हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उसको मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा उसका, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में उसको ऐड किया गया है, सब चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है तापमान या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम क्या होता है कि टेम्परेचर जो हम हर रोज़ महसूस करते हैं हमारे वातावरण में, वो टेम्परेचर है। अगर हम डेजर्ट के एरियाज़ में जाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि वहाँ में गर्मी लग रही है, अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत में थार डेजर्ट जो है वो गर्म है। लेकिन अगर आप वहीं पे लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको तापमान ठंडा मिलेगा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। तो वातावरण का जो तापमान है वो क्या है कि वहाँ पे जो हवा है, वो हवा कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। अगर हवा गर्म होगी तो जगह गर्म हो जाएगी, हवा अगर ठंडी होगी तो जगह ठंडी हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो टेम्परेचर सीजन टू सीजन भी चेंज होता है, दिन और रात में तो टेम्परेचर चेंज होता ही है कि दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडा होता है, लेकिन ये सीजन टू सीजन भी होता है। विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडा होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, सिंपल सी बात है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इंसोलेशन क्या है, सूर्य तप क्या है। अब आप समझिए इसको कि मान लेते हैं ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो इस ज़मीन के टुकड़े पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो ये अगर ये सन है और ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो कितनी सूरज की रोशनी इस एरिया पे पड़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी कि अर्थ के द्वारा कितनी इंटरसेप्ट की जा रही है, यानी कितनी पकड़ रहा है अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर कितनी सूरज की रोशनी गिर रही है, कितनी हम सूरज की रोशनी को पकड़ रहे हैं, इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, उसको इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये धरती है और ये सूरज है, अगर हम देख सकते हैं ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ को बड़ा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अर्थ को हम पास से देख रहे हैं, सन क्योंकि बहुत दूर है इसलिए सन को दूर दिखाया गया है। ये सिर्फ इसलिए है, जबकि सन आपको पता है कि सन अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे बिल्कुल डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्म होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे सूरज की जो रोशनी का जो इफेक्ट है, या वहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है, उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी। तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से जैसे जैसे पोल पे जाएंगे, ऊपर नॉर्थ पोल पे जाएँ, उत्तरी ध्रुव पे जाएँ और नीचे दक्षिणी ध्रुव पे जाए, वैसे वैसे जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो कम होता चल जाएगा। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। इसी प्रकार से टेम्परेचर भी घटेगा। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी, नीचे चाहे अंटार्कटिका पे जाएँ, ऊपर चाहे आर्कटिक पे जाएँ, दोनों जगह आपको ठंडा मिलेगा। वो ठंडा क्यों मिल रहा है? क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पे अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है। तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ताप मापी से हम तापमान नापते हैं, वायु दाब मापी से हम वायु दाब मापते हैं यानी कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रेन गेज से हम ये मेज़र करते हैं कि कितनी बारिश हुई है यानी कि वर्षा मापी से, और विंड वेन से हम ये देखते हैं जो वात दिग्दर्शी है, जो वात दिग्दर्शी है यानी कि विंड वेन है, उससे हम ये समझते हैं कि हवा किस दिशा में चल रही है। चारों दिशाओं जो है हमारी उत्तर पश्चिम
और दक्षिण और पूरब, इस तरह से जो हमारी 4 दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में हवा किस डायरेक्शन में चल रही है वो हमें यहाँ से समझ में आता है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। अब ये सिंपल सी बात है, सबको पता है कि शहरों का तापमान लगभग ज़्यादातर ज़्यादा ही रहता है गाँव के मुकाबले, क्योंकि गाँव में खुला एरिया बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, खेती होती है, तो वहाँ पे तापमान ठंडा रहता है। जबकि गाँव में शहरों में अगर हम देखेंगे, शहरों में कंक्रीट की या बिटुमिन की सड़कें बनी होती हैं, सीमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, ग्लास से बने हुए बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो कांच है या ये जो सीमेंट कंक्रीट है, ये सब क्या करता है, ये सब हीट को ट्रैप कर लेता है और पेड़ पौधे वहाँ कम होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम अर्बन हीट आइलैंड भी कहते हैं, ये भी हम समझेंगे। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफेल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। अब देखिए, कॉन्क्रीट है, मेटल्स हैं बिल्डिंग्स में, और जो सड़कों में एसफेल्ट लगा हुआ होता है, यानी कि जो बिटुमिन लगा होता है, काली काली जो सड़कें दिखती हैं हमें, तो वो दिन भर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। अब यही हीट रात में रिलीज़ होती है, तो उसकी वजह से रात में जो शहरों में ठंडा होना चाहिए था वो ठंडा नहीं हो पाता। द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर। और जो बहुत ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं शहरों की, वो भी हीट को ट्रैप कर लेती है। साथ साथ एसी चलता है गर्मियों में, तो सभी एसी का हीट निकलती है, तो यानी कि हम देख सकते हैं कि हर तरीके से वहाँ पे गर्मी ही है। एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। दिस फिनोमिना इज नोन एज द अर्बन हीट आइलैंड। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, कि अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में गर्मी का एक द्वीप बन गया है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में हम टेम्परेचर नापते हैं, और इसको एंडर सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। सेल्सियस स्केल पे हम देख सकते हैं कि पानी जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, और जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये चीज़ हमें पता भी है, लेकिन जानना ज़रूरी है, एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और उस टाइम पे हमें कोई गलती नहीं करनी है। चलिए, वायु दाब को, हवा के दबाव को या एयर प्रेशर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।